स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं। मतलब यहाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी का बेसिक यही है कि किसी भी चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन ही आते हैं। जैसे ब्रीदिंग से भी 2 क्वेश्चन, बॉडी फ्लूइड से भी 2 क्वेश्चन, स्किसन से भी 2-2 क्वेश्चन, तो लगभग सबसे 2 ही 2 क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर का वेटेज 2 ही क्वेश्चन का है। किसी भी चैप्टर एनसीईआरटी का कोई भी तुम चैप्टर देख लो, किसी भी चैप्टर का स्टार्ट होने पर आपको एक पैराग्राफ मिलता है जिसमें कुछ इंट्रोडक्शन की बातें लिखी होती हैं। तो यहाँ पर भी एक पैराग्राफ दिया है जिसमें इंट्रोडक्शन दिया है। तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। और बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में इंट्रोडक्शन बातचीत ना करें, सुनाई पड़ेगा। इंट्रोडक्शन देखें क्या इंट्रोडक्शन में दिया है। तो इंट्रोडक्शन में एक बात समझाई गई है। क्या समझाई गई जरा देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोई सेल है। ठीक है, अगर चाहते हो कि ये सेल जिंदा रहे या अपनी सारी एक्टिविटी अच्छे से करे तो इसकी सिर्फ 2 शर्तें हैं। ये सेल कह रही है कि हमको आप कंटिन्यूअस दीजिए इसेंशियल सब्सटेंस। अब इसेंशियल सब्सटेंस में कम से कम 2 चीजें तो मांग ही लेगी। एक क्या, न्यूट्रिएंट, और दूसरा क्या, O2। सेल कहती है कि हमको आप एसेंशियल सब्सटेंस कंटिन्यूअस देते रहिए, लेकिन सेल की एक और शर्त है। सेल कह रही है कि जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं इनको कंटिन्यूअस रिमूव करिए, और कम से कम 2, वेस्ट और कौन सा, CO2। तो यदि चाहते हो कि इस सेल की हेल्दी फंक्शनिंग हो तो सिर्फ 2 शर्तें इसने लगाई हैं। पहली शर्त यह है कि इसको कंटिन्यूअस O2 और न्यूट्रिएंट मिलता रहे और यहाँ से कंटिन्यूअस CO2 और वेस्ट जाता रहे। यही 2 शर्तें इसकी हैं, कंटिन्यूअस O2 और न्यूट्रिएंट आए, कंटिन्यूअस CO2 और वेस्ट जाए। अगर ऐसा होता रहेगा तो सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग होगी। अब सवाल ये है कि आखिर कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिससे सेल में O2 और न्यूट्रिएंट आता रहे या सेल से CO2 और वेस्ट जाता रहे। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ने अलग अलग तरीका निकाल रखा है अपनी सेल को O2 देने का या अपनी सेल से CO2 लेने का। तो ये जो तरीका है, कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट मेथड होंगे। किसके, O2 और न्यूट्रिएंट को कंटिन्यूअस सेल को देने के और CO2 और वेस्ट कंटिन्यूअस सेल से निकालने का तरीका अलग अलग होगा। जैसे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, लिखा है कि लोअर इनवर्टिब्रेट में 2 नाम एनसीईआरटी में लिखे हैं, जैसे कि स्पंज और जैसे कि सीलेंट्रेट। तो लोअर इनवर्टिब्रेट जैसे स्पंज और सीलेंट्रेट ने क्या तरीका निकाला वो देखो जरा। तो तरीका देखे हैं, ये मान लेते हैं कि कोई स्पंज है। स्पंज में क्या होता है, शरीर में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिनको ऑस्टिया कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, ऑस्टिया। एक बड़ा सा पोर होता है जिसको कहते हैं आस्कुलम। ये भी आपको पहले से ही पता है कि ये, तो कहोगे ये वाटर में पाए जाते हैं। तो इनके चारों तरफ क्या भरा, इनके चारों तरफ तो वाटर ही होगा। तो इनके चारों तरफ भरा हुआ है वाटर। इन्होंने देखो व्यवस्था क्या की है, इनके आस्टिया से वाटर अंदर आएगा और आस्कुलम से वाटर बाहर जाएगा। जब वाटर अंदर आएगा
तो O2 लेके आएगा, न्यूट्रिएंट लेके आएगा, और जब जाएगा तो CO2 और वे लेके। तो स्पंज में क्या किया, अपने शरीर से किसका सर्कुलेशन कर दिया, वाटर का। अब हाइड्रा का सिलेंट्रेटा का देखते हैं। ये मान लेते हैं कि हाइड्रा है, ये मान लेते हैं कि हाइड्रा है। हाइड्रा का देखते हैं, हाइड्रा में ऐसे ऐसे टेंटिकल लगे होते हैं। हाइड्रा भी कहाँ पाया जाता है, तो हाइड्रा भी वाटर में पाया जाता है। तो इसके भी चारों तरफ क्या होगा, वाटर ही होगा। इसमें एक ही ओपनिंग होती है जिसको माउथ कहते हैं। ये माउथ का भी काम करता है, नस का भी काम करता है। देखो होता क्या है कि जो वाटर है वो इसी माउथ से अंदर आएगा और इसी माउथ से बाहर निकल जाएगा। जब वाटर अंदर आएगा तो O2 और न्यूट्रिएंट लाएगा, और जब जाएगा तो CO2 और वेस्ट ले जाएगा। तो इन दोनों लोगों ने देखो क्या किया है, इन दोनों लोगों ने अपनी सेल को O2 और न्यूट्रिएंट देने का या CO2 और वेस्ट निकालने का जो तरीका निकाला है वो ये तरीका है। क्या करना है, सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू बॉडी कैविटी। क्वेश्चन पूछेगा कौन से ऐसे एनिमल हैं जिन्होंने अपनी बॉडी से वाटर का सर्कुलेशन किया है। शरीर के अंदर से पानी जाएगा फिर निकल जाएगा, तो जब आएगा तो O2 लेके आएगा, न्यूट्रिएंट लेके आएगा, जब जाएगा तो CO2 और वेस्ट लेके जाएगा। तो O2 और न्यूट्रिएंट की सप्लाई बनाए रखने के लिए कौन से एनिमल हैं जिन्होंने वाटर का सर्कुलेशन किया है, तो आंसर हम क्या देंगे, स्पंज और सिलेंट्रेट। लेकिन जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स एनिमल में आते हैं, अब कॉम्प्लेक्स एनिमल में जैसे हम ही लोगों को देख लो, हम वर्टिब्रेट की बात करें तो जैसे वर्टिब्रेट में आते वैसे देखो क्या होता है। ये मान लेते हैं पर्टिकुलर सेल है, सेल को O2 मिलता रहे और सेल से CO2 निकलता रहे, इसकी व्यवस्था की गई ब्लड की। यहां किसका सर्कुलेशन कर देते हैं, ब्लड। इधर से ब्लड आएगा, ऐसे होते हुए निकल जाएगा, लेकिन इस ब्लड से ही क्या मिल जाएगी, O2 मिल जाएगी, और इसी ब्लड में क्या चला जाएगा, CO2 चला जाएगा। तो हायर कॉम्प्लेक्स एनिमल ने क्या किया है, कॉम्प्लेक्स एनिमल या वर्टिब्रेट ने सर्कुलेशन कर दिया है किसका, ब्लड का। पर्पज वही है, पर्पज वही है कि सेल को O2 मिले, सेल से CO2 निकले, सेल को न्यूट्रिएंट मिले, सेल से वेस्ट निकले, लेकिन तरीका यहां बदला गया, किसके द्वारा करेंगे, ब्लड के द्वारा करेंगे। ठीक है, इसी नाते एनसीईआरटी में लिखा है कि ब्लड कॉमनली यूज्ड फ्लूइड है, काहे के लिए, फॉर सर्कुलेशन। लेकिन एक स्पेशल बात भी लिखी है, स्पेशल बात ये लिखा है कि लिम्फ, हम लोग अपने शरीर में लिम्फ का भी तो सर्कुलेशन करते हैं, तो जब लिम्फ का सर्कुलेशन होगा तो उससे भी कुछ चीजें सर्कुलेट होंगी। तो लिम्फ आल्सो सर्कुलेट इन क्या, बॉडी। लेकिन मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड कौन सा होगा, ब्लड होगा। तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही लिखा है, क्या लिखा है कि किसी भी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए सेल को कंटिन्यूअस प्रोवाइड करना पड़ेगा O2 और न्यूट्रिएंट, और सेल से कंटिन्यूअस रिमूव करना पड़ेगा CO2 और वेस्ट। इस कंटिन्यूअस रिमूवल और कंटिन्यूअस प्रोवाइड को कोई ना कोई तरीके से तो मेंटेन करोगे। अलग अलग एनिमल ने अलग अलग तरीका निकाल रखा है। कुछ एनिमल जैसे स्पंज और सिलेंट्रेट ने क्या किया, अपने शरीर से वाटर को सर्कुलेट कर दिया, जबकि कुछ एनिमल ने अपने शरीर में ब्लड को सर्कुलेट कर दिया, और कुछ ने साथ में किसकी मदद ले ली, लिम्फ की। जैसे हम लोगों में ब्लड भी है और लिम्फ, पर्पज एक ही है, सेल को O2 और न्यूट्रिएंट मिले और सेल से CO2 और वेस्ट निकले। इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ पढ़ो।
तो चलो देख लेते हैं एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है इसको। न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 15 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन लिखा है, यू हैव ऑल लिविंग सेल प्रोवाइड होना चाहिए किससे, न्यूट्रिएंट O2 और से, लेकिन साथ में शर्त है वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस वो रिमूव होने चाहिए, क्या, कंटिन्यूअस। पर्पज क्या है, हेल्दी फंक्शनिंग। इसका मतलब ये एसेंशियल है, कोई ना कोई तो चाहिए जो मूवमेंट करे दीज सब्सटेंस, या तो किसको, टू द सेल या तो फ्रॉम। फिर देखो लिखा है डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल में क्या है, डिफरेंट मेथड। सिंपल ऑर्गेनिज्म, सिंपल में कौन से दिए हैं, स्पंज और कौन से, सिलेंट्रेट, क्या सर्कुलेट करेंगे, वहां से, सराउंडिंग से, किसके थ्रू, बॉडी कैविटी। पर्पज फैसिलिटेट सेल टू एक्सचेंज सब्सटेंस। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में जाएंगे तो फिर स्पेशल फ्लूइड यूज होगा विद इन द बॉडी, शरीर के अंदर स्पेशल फ्लूइड सर्कुलेट करेगा, उसका नाम क्या है, ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली बॉडी फ्लूइड ऑफ हायर इंक्लूडिंग, वो अलग बात है जिसका नाम आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। फिर इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे इससे कोई मतलब नहीं है। तो इंट्रोडक्शन क्लियर, आगे बढ़े। चलिए हेडिंग डाले, ब्लड। हेडिंग क्या डालना, क्यों लिखना है नहीं, केवल सुनना है। चलिए ब्लड, देखिए एनसीईआरटी में जो लिखा पहले तो वो लाइन याद रखिएगा कि ब्लड क्या है। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि स्पेशल स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है और इसमें पाया जाता है क्या, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और पाया जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन और आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला सवाल यही है कि ये भैया किस मामले में स्पेशल है, किस मामले में स्पेशल है। तो तुरंत आप आंसर दोगे कि ये वास्तव में है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसको कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अभी आगे कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में जो सामान्य कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। फिर स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारे आते हैं, जैसे बोन भी स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड भी स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। तो जब कनेक्टिव टिश्यू में थोड़ा बहुत चेंज किया जाए कुछ विशेष काम के लिए तो उसको स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। जैसे यहाँ देखो, जो सामान्य कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका जो मैट्रिक्स है वो सेमी सॉलिड होता है, लेकिन यहाँ जो मैट्रिक्स है उसका मैट्रिक्स फ्लूइड जैसा होता है। यही इसी नाते इसका नाम क्या हो गया, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एक और क्वेश्चन है, ब्लड को कहा जाता है फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, क्यों? तो इस क्यों का आंसर आपको बताना पड़ेगा, बिकॉज। तो इसका 2 कारण है। पहला कारण है कि इसमें नहीं पाए जाते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। असली जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें फाइबर पाए जाते हैं, लेकिन इसमें फाइबर क्या होते हैं, एब्सेंट। और जो असली कनेक्टिव टिश्यू है उसका जो मैट्रिक्स है वो उसके सेल के द्वारा ही बनाया जाता है।
जबकि यहाँ का जो मैट्रिक्स है वो ब्लड की सेल से नहीं बनाया जाता है। तो दो गड़बड़ियां हैं, इसी नाते इसको फॉल्स कहते हैं। पहली गड़बड़ी क्या है कि एब्सेंस क्या है, फाइबर, और दूसरी गड़बड़ी है मैट्रिक्स या प्लाज्मा, मैट्रिक्स या प्लाज्मा not produced by ब्लड सेल, ब्लड सेल के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता है, इसी नाते इसको कहते हैं फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये तो इतनी जनरल बात हो गई। दो क्वेश्चन हमको एक्स्ट्रा और याद करने हैं। जैसे ब्लड का कलर कैसा होता है, तो सभी लोग जानते हैं कैसा होता है, रेड ब्लड होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड आरबीसी, और आरबीसी का कलर रेड होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के चक्कर में इसका कलर कैसा हो गया, रेड हो गया। एक क्वेश्चन ये होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड में, ब्लड का पीएच, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर ह्यूमन ब्लड की बात करें, ह्यूमन की बात करें तो इसका पीएच 7.4, इसका मतलब स्लाइटली अल्कलाइन। दूसरा सवाल होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, किस लेस होता है, किसका ब्लड कलरलेस होता है, कलरलेस ब्लड। तो कलरलेस ब्लड होता है इंसेक्ट का, जैसे कि काकरोच का, जैसे कि मॉस्किटो। मच्छर मारने पर जो लाल रंग निकलता है वो अपना ही होता है, वो अपना ब्लड है, बस उसके एब्डामेन में था, आपने उसको तोड़ फोड़ दिया तो उसका ब्लड बाहर निकल आया। तो मच्छर के पास लाल रंग का खून नहीं होता है, मच्छर के पास भी क्या होता है, कलरलेस होता है। काकरोच के पास भी क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, तो ये कलरलेस ब्लड किसके किसके पास, इंसेक्ट के पास। एक क्वेश्चन और है, ह्यूमन ब्लड का जो पीएच है, ह्यूमन ब्लड का जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। ऑलमोस्ट कांस्टेंट का मतलब थोड़ा बहुत तो चेंज होता है, ज्यादा चेंज नहीं होता है। क्यों? ड्यू टू, तो आंसर देंगे ब्लड बफर। किसके नाते, ब्लड बफर। और ब्लड बफर कौन बनाता है, मेक बाई। तो आंसर देंगे NaHCO3 एंड H2CO3, NaHCO3 एंड H2CO3, इन दोनों का जो रेशियो होता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वही ब्लड बफर को बनाता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, हम लोगों के ब्लड का पीएच एल्कलाइन होता है किसके नाते, तो एल्कलाइन होता है ड्यू टू HCO3 माइनस, मतलब बाइकार्बोनेट। आयन। तो हम लोगों के ब्लड का पीएच 7.4 होता है, ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है। कारण क्या है, बाइकार्बोनेट आयन होता है, ये चेंज नहीं होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। किसके नाते, तो आंसर हम लोग क्या देंगे, ड्यू टू ब्लड बफर। केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है बफर सोल्यूशन, है ना, और बफर सोल्यूशन का पीएच लगभग लगभग क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्यों रहता है, ब्लड बफर बनाते हैं। तो ब्लड बफर कौन बनाएगा, आंसर देंगे NaSCO3 और H2CO3। ठीक है, अभी लिख लेना, सब आखिरी में मिल जाएगा आपको। अब जरा देखिए,
अगर ब्लड को ध्यान से देखा जाए तो ब्लड का 55% और 45%, 55% ब्लड में होती है प्लाज्मा और 45% होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, या इनको कहेंगे ब्लड सेल। पता कैसे चला? तो देखो कैसे पता चला। एक ट्यूब और ब्लड यहां तक ले लिया, मान लेते हैं ब्लड यहां तक भर लिया, ठीक, यहां तक ब्लड भर दिया। फिर इसको तेजी से सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तेजी से घुमा देते हैं, तो इसको सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। तो जब तेजी से घुमाओगे तो होगा क्या, जो भारी चीजें होंगी वो नीचे आएंगी और जो हल्की चीजें होंगी ऊपर रह जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद देखो इसका हाल क्या होगा। थोड़ी देर बाद ये ट्यूब हमको इस फॉर्म में दिखाई पड़ेगी। इसमें होगा ये कि नीचे नीचे देखोगे तो सेल बैठी मिलेंगी, और ऊपर ऊपर देखोगे, ऊपर ऊपर देखोगे तो हमको प्लाज्मा दिखाई पड़ेगा। देखिए यहां हमको क्या मिला, प्लाज्मा, और यहां हमको क्या मिली, ब्लड सेल। आपको पता है कि टोटल वॉल्यूम ये है, इस टोटल वॉल्यूम का 45% वॉल्यूम ये कितने में रखी मिली, 55%, और ये कितने में रखी मिली, इसका मतलब है 45% वॉल्यूम किसने घेर रखा है, ब्लड सेल ने, और 55% किसने घेर रखा है, प्लाज्मा। तो ऐसे पता चला कि टोटल वॉल्यूम का 55% वॉल्यूम में प्लाज्मा मिला, इसका मतलब प्लाज्मा कितने परसेंट है, 55% है, और टोटल के 45% ब्लड सेल मिली, तो ब्लड सेल कितनी है, 45% है। तो एक एक करके हमको पहले पढ़ना है, पहले हम प्लाज्मा पढ़ेंगे और फिर हम ब्लड सेल पढ़ेंगे। प्लाज्मा, प्लाज्मा में जो सबसे पहला सवाल हमको याद रखना है वो ये है कि कैसा होता है। तो एनसीईआरटी में लिखा है एक्स्ट्रा कलर्ड, एक्स्ट्रा कलर्ड का मतलब होता है जैसे भूसे का रंग होता है, भूसे का रंग हल्का पीला होता है ना, तो जैसे भूसे का रंग होता है उस रंग का। ये वो एक्स्ट्रा नहीं है जिससे जूस पीते हो, वो भी तो एक्स्ट्रा है, वो तो रंग बिरंगी मार्केट में आती है, लेकिन असली में एक्स्ट्रा का मतलब गेहूं की जो बाली होती है उसका जो रंग होता है उसी को एक्स्ट्रा कलर कहते हैं। तो एक्स्ट्रा कलर्ड होता है। विस्कस फ्लूइड होता है। जैसे आप कहोगे विस्कस फ्लूइड वैसे एग्जामिनर पूछेगा विस्कोसिटी कहां से आ जाती है। अगर आपको ब्लड हाथ में मिल जाए ऐसे ऐसे करके देखें तो आपको विस्कस लगेगा कि चिकना है। पानी, पानी विस्कस नहीं होता है लेकिन ब्लड विस्कस होता है। तो ब्लड में विस्कोसिटी देखो कहां से आई है, तो ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो प्रोटीन से आई है। ब्लड में जो प्रोटीन पड़ी हुई है उसी नाते ये विस्कस होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कलर्ड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। लगभग लगभग बनाएगा क्या, कॉन्स्टिट्यूट कितने परसेंट, तो आंसर क्या दोगे, 55% ऑफ क्या, ब्लड। दूसरा सवाल, अगर प्लाज्मा में पूछा जाए कि होता क्या है तो आपको याद रखना है लगभग लगभग 90 से 92% क्या पाया जाएगा, वाटर पाया जाएगा। लगभग लगभग 6 to 8%
क्या पाया जाएगा? प्रोटीन पाए जाएंगे। तो बचा क्या? अरे 92 और 8 जोड़ दो तो कितना हो गया? 100 हो ही गया लगभग लगभग, लेकिन ये 100 हुआ नहीं है, है स्मॉल अमाउंट में। स्मॉल अमाउंट में कई चीजें पाई जाती हैं, जैसे जैसे मिनरल पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। अभी इनकी चर्चा अलग से करेंगे, पहले यहां देख लेते हैं। लगभग लगभग 92% कितना है? वाटर। टू 8% क्या? प्रोटीन। अभी प्रोटीन के बारे में 3 क्वेश्चन हैं, वो इधर लिख लेते हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन मेजर प्रोटीन है, मेजर प्रोटीन। कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं? तो प्रोटीन के नाम पर 3 प्रोटीन के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। एक का नाम है फाइबर, और एक का नाम एल्ब्यूमिन। तीनों से जुड़े एक एक क्वेश्चन है। ये इन्वॉल्व है ब्लड के कोआगुलेशन में। अभी आगे पढ़ेंगे कि फाइब्रिनोजेन एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है। तो ये वास्तव में क्या है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। ये जो ग्लोब्यूलिन है ये डिफेंस में इन्वॉल्व है। किसमें इन्वॉल्व है? डिफेंस। ये बॉडी डिफेंस में इन्वॉल्व है। क्यों? ग्लोब्यूलिन की एक टाइप है गामा ग्लोब्यूलिन, इसी का दूसरा नाम है इम्यूनो ग्लोब्यूलिन, और ये काम करती है एज ए एंटीबॉडी। तो चूंकि एंटीबॉडी की तरीके से काम करती है तो बॉडी डिफेंस में इन्वॉल्व भी हो जाएगा। एल्ब्यूमिन से जुड़े एक ही क्वेश्चन है, ये मेंटेन करती है ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के ऑस्मोटिक बैलेंस को कौन मेंटेन करेगा? एल्ब्यूमिन। एक क्वेश्चन हमारी तरफ से अलग से याद रखिए, ये स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन है। छोटी ब्लड प्रोटीन कौन सी है? आंसर हम लोग क्या देंगे? एल्ब्यूमिन। तो प्रोटीन पे केवल 3 ही क्वेश्चन। 3 प्रोटीन कौन कौन सी हैं? तो आंसर देंगे फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजेन ब्लड कोआगुलेशन में या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व है, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। ये बॉडी डिफेंस में इन्वॉल्व है, क्यों? क्योंकि ये एंटीबॉडी का काम करता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कई आदमी डॉक्टर के पास गया और कहता कि हम रोज रोज बीमार हो रहे हैं, तो डॉक्टर को शक हुआ कि हो सकता है इसमें एंटीबॉडी कम बन रही हो। तो अगर शक है कि एंटीबॉडी कम बन रही हैं, सस्पेक्ट कर रहे हो कि एंटीबॉडी की डिफिशियंसी है, तो क्या टेस्ट कर लेना चाहिए? तो ग्लोब्यूलिन टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर उसके शरीर में ग्लोब्यूलिन कम होगा तो एंटीबॉडी कम होंगे, और अगर ग्लोब्यूलिन कम नहीं है तो एंटीबॉडी भी कम नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर एंटीबॉडी की डिफिशियंसी है तो हम कैसे पता कर सकते हैं? ग्लोब्यूलिन को टेस्ट करके पता कर सकते हैं। ये आया हुआ सवाल है। ठीक, तो वाटर में देखिए कुछ पढ़ना नहीं था, प्रोटीन में हमने पढ़ ही लिया। अब आया मिनरल। मिनरल की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से मिनरल मिलेंगे? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन। आखिरी में टीसीबी लिखा है,
है ना, सोडियम भी होगा, क्लोराइड भी होगा, पोटेशियम भी होगा, दुनिया भर की चीजें होंगी, लेकिन मोटे मोटे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट वगैरह दिया है। ग्लूकोज भी होगा, अमीनो एसिड भी होगा, लिपिड भी होगा। एनसीईआरटी में लिखा है कि ट्रांजिट इन बॉडी, ट्रांजिट इन बॉडी, इसका मतलब देखो क्या है, ऐसी चीजें जो बदलती रहें, जो एक जैसी ना बनी रहें, जो चेंज होती रहें, यहां से वहां, वहां से वहां आती जाती रहें, उनको क्या कहते हैं, ट्रांजिट कहते हैं। तो एनसीईआरटी में एक शब्द लिखा है ऑलवेज ट्रांजिट इन बॉडी, तो आंसर हम लोग क्या देंगे, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, हाँ साथ में मिनरल भी कह सकते हैं। एक आखिरी सवाल इसके बारे में है, आखिरी सवाल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में है। पहला सवाल यह है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा में पाए जाते हैं कैसे, तो कहोगे फाउंड एज इनएक्टिव फैक्टर। किस फॉर्म में पाए जाते हैं, इनएक्टिव फैक्टर। इसका मतलब तो फिर यही हुआ कि जब फैक्टर एक्टिव होंगे तभी तो ब्लड क्लॉटिंग होगी। तो ब्लड क्लॉटिंग के टाइम क्या हो जाएंगे, फैक्टर बिकम, फैक्टर बिकम एक्टिव। तो फैक्टर एक्टिव हो जाएंगे कब, ब्लड क्लॉटिंग के टाइम। आगे क्या होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में ही हम लोग पढ़ेंगे। एक आखिरी सवाल है, तो जब ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी तो प्लाज्मा में से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर यूज भी तो हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर प्लाज्मा में से क्या हटा दिए जाएं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हटा दिए जाएं, तो उसको कहते क्या हैं, उसको कहते हैं सीरम। तो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, और इसको कहते क्या हो, इसको उल्टा मत कर दीजिएगा, एक बार एग्जामिनर उल्टा कर दिया था, लिखा था सीरम विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज प्लाज्मा, सीरम विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज प्लाज्मा। अरे सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर मिला दो तो जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। फिर सुने ध्यान से, सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर मिला दीजिए तो तुरंत क्या बन जाएगा, प्लाज्मा। और प्लाज्मा में से क्लॉटिंग हटा दो तो क्या बन जाएगा, सीरम। तो सीरम और प्लाज्मा में अंतर समझ आया, प्लाज्मा में से क्या हटा दो, क्लॉटिंग फैक्टर, जो बचेगा वो सीरम, और सीरम में क्या जोड़ दो, तो जो बन जाएगा उसका नाम प्लाज्मा। कोई दिक्कत तो नहीं, इतना ही लिखा है प्लाज्मा में, पूरा प्लाज्मा पढ़ो। इधर आओ,
देखें एनसीईआरटी में कैसे लिखा है। लिखा है प्लाज्मा एक एक्स्ट्रा कलर्ड विस्कस फ्लूइड, लगभग 55% ब्लड में, हाँ 55% ऑफ ब्लड, 90 to 92% क्या है, वाटर, प्रोटीन कितना है 6 to 8%, 3 प्रोटीन, एक फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन, यही क्या है, मेजर प्रोटीन है। फाइब्रिनोजेन किसके लिए आवश्यक है, क्लॉटिंग या कोआगुलेशन के लिए। ग्लोब्यूलिन किसमें इन्वॉल्व है, डिफेंस में इन्वॉल्व है। और एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में इन्वॉल्व है। प्लाज्मा में स्मॉल अमाउंट में है क्या, मिनरल। मिनरल में कौन कौन से, ये देखो लिखे हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट वगैरह एचटीसी। और स्मॉल अमाउंट में ही ग्लूकोज है, स्मॉल अमाउंट में ही अमीनो एसिड, स्मॉल अमाउंट में ही लिपिड। ये सब के सब प्लाज्मा में है। बस क्या लिखा है, ऑलवेज ट्रांजिट इन बॉडी। फिर देखो लिखा फैक्टर फॉर कोआगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन प्लाज्मा, लेकिन कैसे, कैसे लिखा है, इनएक्टिव फॉर्म लिखा है, एक्टिव ना करिएगा। और प्लाज्मा में से क्या हटा दिया जाए, क्लॉटिंग फैक्टर हटा दिया जाए, तो जो बचेगा सीरम। तो सीरम में क्या जोड़ दिया जाए, तो जो बनेगा, उल्टा नहीं हो जाएगा, सही है ना। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर सीरम, कि सीरम विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा है, सीरम विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा नहीं है। फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट देखो, अभी पहले से ही पढ़ चुके हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट लगभग लगभग कितने परसेंट, 45% ऑफ क्या बनाते हैं, ब्लड बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब होता है ब्लड सेल। ब्लड सेल में 3 आती हैं, एक का नाम आरबीसी, एक का नाम डब्ल्यूबीसी और एक का नाम प्लेटलेट। इसको कहते हैं इरिथ्रो, इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट और इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। और देखो इसके नंबर की अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 5.0 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। इसका मतलब जरा देखो, 1 मिलीमीटर लंबा, 1 मिलीमीटर चौड़ा और 1 मिलीमीटर ऊंचा क्यूब बना लिया जाए और इसमें भर दिया जाए ब्लड। ये भी क्या है 1 मिलीमीटर और ये भी क्या है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर लंबा, 1 मिलीमीटर चौड़ा और 1 मिलीमीटर ऊंचा क्यूब बना लो, उसमें ब्लड भर लो। उस ब्लड में जितनी आरबीसी होंगी उनका नंबर कितना है, 5 से 5.5। तो उसमें डब्ल्यूबीसी भी तो होंगी, डब्ल्यूबीसी होती हैं 6000 से 8000 पर क्यूबिक एमएम। इसी तरीके से उसमें थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट भी तो होंगी, तो इसमें प्लेटलेट की संख्या होती है 1.5 से 3.5, 1.5 से 3.5 लाख पर क्यूबिक एमएम। तो अगर किसी भी आदमी से पूछा जाए कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट में से मोस्ट एबंडेंट कौन सी है, अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट एबंडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट कौन सा है, तो आंसर क्या दोगे,
आरबीसी, तो ये नहीं आएगा लीस्ट एबंडेंट। सबसे कम कौन सा है, तो आंसर क्या दोगे, डब्ल्यूबीसी। तो एक बार पूछा गया है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है। अगर हम ऐसे लिखें, डब्ल्यूबीसी रेशियो आरबीसी, तो क्या आंसर दोगे, तो आंसर दोगे 1:600। ये याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का रेशियो कितना होता है, 1:600। ठीक है, एक क्वेश्चन। तो अगर आपसे आर्डर पूछ ले तो सबसे ज्यादा क्या बताओगे, आरबीसी, फिर क्या बताओगे, प्लेटलेट, और फिर क्या बताओगे, डब्ल्यूबीसी बताओगे। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का आर्डर, और मोस्ट एबंडेंट कौन सी है और लीस्ट एबंडेंट कौन सी है। ठीक है, टोटल का कितने परसेंट है, 45%। ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। बढ़े आगे। अब एक एक कर पढ़ना है। सबसे पहले आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। ये है आरबीसी। ठीक है, और आरबीसी में सबसे पहला जो सवाल है एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है कि ये है क्या, मोस्ट एबंडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट, और ये मोस्ट एबंडेंट होने के नाते किसी एडल्ट ह्यूमन में इसका नंबर भी आपको पता है, 5 से 5.5 मिलियन क्या पर क्यूबिक एमएम। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, ये इनका संख्या पहले से रटा हुआ। ठीक, दूसरा सवाल देखो, होता ये है कि इनका नाम और इनका कलर, आरबीसी का नाम और आरबीसी का कलर कहां से आया, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के चक्कर में ही इनका कलर रेड हो गया और इसी नाते इनका नाम क्या हो गया, आरबीसी। ठीक, दूसरा सवाल। तीसरा, अगर हम जनरली देखें तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, किसमें, एनसीईआरटी में लिखा है इन मोस्ट ऑफ मैमल। ये ज्यादातर नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, किसमें, मोस्ट ऑफ मैमल। मोस्ट ऑफ मैमल लिखा है, ऑल मैमल नहीं लिखा है। इसका मतलब कोई ना कोई और मैमल है जिसमें न्यूक्लियस होता होगा। नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट। लेकिन एक एक्सेप्शन आपको अलग से याद रखना है। कौन सा एक्सेप्शन याद रखोगे भाई, तो एक्सेप्शन का हाल ये है कि कैमल वह मैमल है जिसमें पाई जाती है न्यूक्लिएटेड आरबीसी। कैमल वह मैमल है जिसमें न्यूक्लिएटेड आरबीसी है, ये अपवाद है। इसी नाते एनसीईआरटी में लिखा है कि ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, इन मोस्ट ऑफ मैमल न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब काम की बात सुने, सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं एब्सेंट होता है,
न्यूक्लियस ही नहीं एब्सेंट होता है, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल भी एब्सेंट होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट है, राइबोसोम एब्सेंट है, लाइसोसोम एब्सेंट है, ज़्यादातर एब्सेंट होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल क्या हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर नजर डालोगे, न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट, वैसे पूछा गया है, नीठी में पूछा गया है कि ये क्यों एब्सेंट हो गए हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर की जगह खाली की गई है किस पर्पज से, कि हीमोग्लोबिन भर सके। तो ये एब्सेंट है, तो आप कहेंगे प्रोवाइड मोर स्पेस, किसके लिए, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के लिए क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन भरोगे तो O2 और CO2 का क्या कर पाओगे, ट्रांसपोर्ट कर पाओगे। फॉर O2 CO2 ट्रांसपोर्ट कर पाओगे। ठीक, वापस आते हैं, तो न्यूक्लियस भी एब्सेंट है, सेल ऑर्गेनेल भी एब्सेंट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी तो एब्सेंट होगा, नहीं समझे। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट हो जाएगा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट हो जाएगा तो रेस्पायरेशन कैसे करेंगे। तो याद रखिएगा, आरबीसी में एरोबिक रेस्पायरेशन नहीं होता है। कैसा होता है, एन एरोबिक। एक और क्वेश्चन देखो, न्यूक्लियस भी एब्सेंट है, मतलब डीएनए नहीं होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट है, उसमें भी तो डीएनए होता है। तो ना न्यूक्लियस है ना माइटोकॉन्ड्रिया है, तो डीएनए का क्या हाल होगा, डीएनए भी एब्सेंट। तो पूछा गया सवाल एआईपीएमटी का ही है, सेल विदाउट डीएनए, और आंसर क्या मिलेगा, आरबीसी। तो ये क्या है, सेल विदाउट, सेल विदाउट डीएनए। क्यों, क्योंकि चीजें एब्सेंट हैं। न्यूक्लियस भी एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट, तो फिर डीएनए भी क्या हो जाएगा, एब्सेंट। इसी नाते पूछा गया सवाल है सेल विदाउट डीएनए, और आंसर क्या मिलेगा, आरबीसी मिलेगा। एक और, चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एब्सेंट है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के एब्सेंट होने के नाते बताओ रेस्पायरेशन कैसा होगा। तो आप आंसर देंगे एन एरोबिक। तो में रेस्पायरेशन कैसा होगा, एन एरोबिक होगा। और देखो, खास बात यह है कि आरबीसी का शेप आपको दिख रहा है, शेप कैसा दिख रहा है, तो आंसर देंगे बाई कॉनकेव स्फेरिकल। शेप के नाम पर क्या है, बाई कॉनकेव स्फेरिकल इन शेप होता है। तो बाई कॉनकेव स्फेरिकल होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, किसमें, मोस्ट ऑफ मैमल में। आरबीसी के बनने को, आरबीसी का जो फॉर्मेशन है, इसको कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। पूछा गया सवाल है आरबीसी फॉर्मेशन या इरिथ्रोपोइसिस कहाँ होती है, तो आंसर देंगे एट रेड बोन मैरो। कहाँ होती है, रेड बोन मैरो पर होती है। एक क्वेश्चन, आखिरी सवाल है, आरबीसी टूट जाती है, आरबीसी का ब्रेकडाउन भी होता है, कहां होता है, आंसर देंगे एट, कहां होता है, स्प्लीन। और इसी नाते स्प्लीन को क्या कहते हो, ग्रेव यार्ड ऑफ
आरबीसी क्यों टूट जाती है? क्यों टूट जाती है? क्योंकि आरबीसी की लाइफ स्पान बहुत छोटी है। कितने दिनों की है? 120 दिन की। तो आरबीसी की लाइफ स्पान कितना होता है? 120 दिन। इतना तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ऐसे ही आरबीसी से जुड़े जितने सवाल हैं हमने सब आरबीसी के ही चारों तरफ लिख दिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन स्पेशल और है। इसका जो न्यूक्लियस है वो वास्तव में होता है। जब आरबीसी बनती है तो उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाद में डिजेनरेट करता है। तो ये स्पेशल पॉइंट है कि अगर आपके पास मिल जाए इमेच्योर आरबीसी तो इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस भी होगा और अदर सेल ऑर्गेनेल भी क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। लेकिन जैसे ही इमेच्योर आरबीसी कन्वर्ट होगी किसमें? मैच्योर आरबीसी में, वैसे ही न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल क्या हो जाएंगे? एब्सेंट हो जाएंगे। इसका मतलब जानते हो क्या है? ये जब घटना हो रही थी तो इसी को तो कहोगे मैचुरेशन। और इसी दौरान क्या हो जाएगा? डीजेनरेट हो जाएगा। और इसी दौरान हीमोग्लोबिन बन जाएगा। तो जब मैचुरेशन करते हैं तो न्यूक्लियस वगैरह डिजेनरेट कर देंगे, जगह खाली कर लेंगे, और जगह खाली करके उसी में क्या भर देंगे? हीमोग्लोबिन भर देंगे। तो एक सिस्टम बना हुआ है कि इमेच्योर आरबीसी में क्या था? न्यूक्लियस था। लेकिन मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि इमेच्योर में न्यूक्लियस था, सेल ऑर्गेनेल था, तो क्या नहीं होगा? हीमोग्लोबिन नहीं रहा होगा। और मैच्योर वाले में क्या है? न्यूक्लियस वगैरह खत्म हो गए। इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होगा? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक क्वेश्चन हीमोग्लोबिन के बारे में है। हीमोग्लोबिन देखो, पहला सवाल है कि हीमोग्लोबिन क्या है? तो आंसर देंगे रेड कलर्ड। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। क्या है? रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन आरबीसी। और इसी रेड कलर के चक्कर में, इसी रेड कलर के चक्कर में आरबीसी का कलर कैसा हो गया? रेड। ये हो जाती है रेड, और इसी नाते इसका नेम भी क्या पड़ा? आरबीसी। एनसीईआरटी में लिखा है आरबीसी का नाम और आरबीसी का रंग किसके चक्कर में आ गया है? हीमोग्लोबिन के चक्कर में आ गया। ये कैसा है? तो आप आंसर दोगे आयरन कंटेनिंग है। जैसे बोलोगे आयरन कंटेनिंग, वैसे एग्जामिनर पूछेगा आयरन कौन सा पाया जाता है, तो आप आंसर दोगे Fe+2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया फेरस। तो फेरस है कि फेरिक है? आंसर देंगे Fe+2। कितने आयरन पाए जाते हैं? तो आंसर देंगे 4 आयरन। एक हीमोग्लोबिन में कितने आयरन होते हैं? 4। और किस स्टेट में? Fe+2 स्टेट में। दूसरा क्वेश्चन, इसका काम क्या है? फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। कौन सा? O2 का भी और CO2 का। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा,
एक हेल्दी ह्यूमन में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाएगा? तो कहोगे 12 टू 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड। कितना होता है? 12 टू 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर कर रख लेते हैं। ये दो कैटेगरी का होता है। एक का नाम होता है HbF और एक का नाम होता है HbA। HbF और HbA में अंतर है। ये है फीटल हीमोग्लोबिन और ये है एडल्ट हीमोग्लोबिन। HbF और HbA में एक क्वेश्चन AIPMT में बहुत पहले आया था कि ऑक्सीजन से ये भी बाइंड होता है और ऑक्सीजन से ये भी बाइंड होता है, तो ऑक्सीजन से एफिनिटी किसकी ज्यादा होती है? तो आंसर देंगे HbF की होती है। तो अलग से याद रखना है, मोर एफिनिटी विद O2। HbF की एफिनिटी किससे ज्यादा होती है? HbA से ज्यादा होती है। इसी की एक टाइप होता है HbS। इसी का एक टाइप होता है HbS। ये पाया जाता है सिकल सेल एनीमिया। और सिकल सेल एनीमिया में अभी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें हीमोग्लोबिन की जो चेन है वो गड़बड़ हो जाती है, बीटा चेन। तो बीटा चेन में कुछ गड़बड़ी आती, क्या आती वो वहीं पढ़ेंगे। इसी का एक और रूप है जिसका नाम है मायोग्लोबिन, आता है मसल में। इसी नाते इसको कहते हैं मस्कुलर हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में इतने सवाल हमको अलग से याद कर लेने, ठीक है। पढ़ो आरबीसी।
पढ़ लिया? देखो लिखा है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट को मिला के कहते क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट। और ये कितने परसेंट? 45% ऑफ ब्लड बनाएंगे, तो पहले से पता है। इरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल, ये देखो लिखा है मोस्ट एबंडेंट। क्यों? एक हेल्दी एडल्ट मैन में औसत 5 मिलियन से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। आरबीसी कहाँ बनती है? रेड बोन मैरो इन, क्या लिखा है? एडल्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार एग्जामिनर आईपीएमटी में ही पूछा गया है। इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट होना अलग मसला है और होना अलग मसला है। अगर इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट पूछेगा तो आंसर लिवर मिलेगा। यहाँ क्या लिखा है? एडल्ट। इम्ब्रायोनिक तो नहीं लिखा ना? इम्ब्रायोनिक फेज में आरबीसी सबसे पहले लिवर में बनती है, बाद में बोन मैरो बनना शुरू होती है। तो इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट पूछेगा तो लिवर बताएंगे, वरना इन जनरल क्या है? बोन मैरो है रेड वाला। आरबीसी में लिखा है डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के बिना, किसमें? मोस्ट ऑफ मैमल। और कैसा होता है? बाइकॉन्केव। इसमें पाया जाता है रेड कलर्ड और क्या? आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ये पॉइंट जरा देख लो, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्यों है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इस नाते है क्योंकि यहाँ जो प्रोटीन पाई जाती है, यहाँ जो प्रोटीन पाई जाती है वो क्वाटरनरी प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन? क्वाटरनरी। इसी नाते इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नाम क्या? हीमोग्लोबिन। लिखा है कलर और नेम किसका? सेल का। इसी चक्कर में आया है। एक हेल्दी इंडिविजुअल में कितना है? 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। दीज मालिक्यूल का मतलब हीमोग्लोबिन का सिग्निफिकेंट रोल है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। आरबीसी की औसत लाइफ स्पान 120 दिन है, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कहाँ? स्प्लीन में। कहोगे क्या? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। चलो डब्ल्यूबीसी देखते हैं। देखो पहला सवाल यह है कि डब्ल्यूबीसी कैसी सेल हैं, तो तुरंत आंसर दोगे ध्यान से सुनिएगा, व्हाइट कलर न दे दीजिएगा। डब्ल्यूबीसी का कलर व्हाइट नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी कलर लेस होती हैं, ना कि व्हाइट कलर की होती है। व्हाइट अलग है, कलरलेस अलग है, ठीक है? तो ये कलर लेस होती हैं। क्यों? क्यों? तो कारण है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। एक सवाल तो यही हो गया। दूसरा सवाल है कि अगर हम डब्ल्यूबीसी के नंबर की बात करेंगे तो नंबर इनका कितना है? जैसे ही नंबर पर नजर डालोगे वैसे ही पता चलेगा आरबीसी की तुलना में तो काफी कम नंबर है। तो नंबर क्या है? तो कहोगे लेसर देन। आरबीसी से भी कम है और प्लेटलेट से भी कम है। दूसरा सवाल। लेकिन एक खास बात हो गई है, डब्ल्यूबीसी की खास बात यह है कि ये होती है न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है,
न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल अगर पूछेगा तो WBC ही लगाएंगे, न तो RBC में है न तो प्लेटलेट में है, दोनों में न्यूक्लियस नहीं, इसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल होता है और वो भी वेरिएबल न्यूक्लियस होता है। दूसरा, तीसरा देखो, इनकी जो लाइफ स्पान है, तो अभी RBC का 120 दिन देखे थे, लगा था काफी कम है, इनकी तो उनसे भी कम है। एनसीईआरटी में लिखा है जनरली शॉर्ट लिव्ड, ये बहुत कम उम्र की होती हैं। वास्तव में इनकी औसत लाइफ स्पान 1 वीक की होती है। इनकी औसत लाइफ स्पान 1 हफ्ते की होती है, बस औसत लाइफ स्पान 1 हफ्ते की होती है। इस नाते जनरली क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती हैं। तो न्यूक्लिएटेड होती हैं, कलरलेस होती है, इनका नंबर होता है। एक क्वेश्चन हमारी तरफ से याद रखोगे, ये मोटाइल ब्लड सेल होते हैं। मोटाइल क्यों, अभी आगे पढ़ेंगे। इसमें पाया जाता है अमीबॉयड मूवमेंट। मूवमेंट एंड लोकोमोशन पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि अमीबॉयड मूवमेंट में ल्यूकोसाइट आती हैं। तो अमीबॉयड मूवमेंट होता है किसकी मदद से, बाई स्यूडो पोडिया। तो स्यूडोपोडिया की मदद से इसमें सेल चल सकती हैं। आरबीसी चलेगी नहीं, स्वयं नहीं चलेगी, ब्लड बहेगा उसके साथ बहती रहेगी, लेकिन यहाँ तो ये चलेगी, इस नाते इसको कहेंगे क्या, मोटाइल ब्लड सेल। ठीक है, तो जनरल कहानी यहाँ दिया है। अब आता है टाइप। टाइप ऑफ WBC। WBC कितने टाइप की होती हैं, तो देखो कितने टाइप की होती हैं। इसका जो एक टाइप होता है इसे कहते हैं ग्रेन्यूलोसाइट, और जो दूसरा टाइप होता है उसे कहते हैं, होता क्या है वो जरा देख लो। मान लेते हैं कि ये WBC है, ठीक है, तो WBC के अंदर न्यूक्लियस तो पाया ही जाएगा। न्यूक्लियस के अलावा अगर इसके साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस के अलावा अगर इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल मिले तो क्या कहोगे, ग्रेनुलोसाइट। तो ये क्या है, ग्रेन्यूल इन साइटोप्लाज्म। तो ग्रेनुलोसाइट का मतलब क्या हुआ, ग्रेनुलोसाइट का मतलब हुआ ग्रेन्यूल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ग्रेन्यूल क्या हो जाए, एब्सेंट। तो ग्रेन्यूल एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल क्या हो गए, एब्सेंट। एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो ये ग्रेन्यूल हैं, ये जो ग्रेन्यूल पाए जाते हैं ये वास्तव में क्या है। किसी पर्टिकुलर WBC के साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल है वो हैं क्या, तो आप कहोगे ये मॉडिफाइड लाइसोसोम है। ये एक अच्छा सवाल है। WBC के ग्रेन्यूल क्या हैं, तो आप कहोगे मॉडिफाइड लाइसोसोम है। ठीक है, तो किससे भरे होंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम से भरे होंगे, वो जनरल बात हो गई। वापस आते हैं, टोटल का लगभग 70% क्या होती हैं, ग्रेनुलोसाइट, और टोटल का लगभग 30% क्या होती हैं, एग्रेनुलोसाइट। लेकिन जो ग्रेन्युलोसाइट हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। एक का नाम
बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। और जो ये ए ग्रेनुलोसाइट हैं ये दो प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट और एक का नाम मोनोसाइट। अगर हम परसेंटेज लिखना चाहें तो लगभग लगभग 0.5 से 1.0%, लगभग लगभग 2 to 3%, लगभग लगभग 60 to 65%, लगभग लगभग 20 to 25%, लगभग लगभग 6 to 8%। ये परसेंटेज है। तो सबका परसेंटेज एनसीईआरटी में दिया है और हमको याद भी होना चाहिए। 0.5 to 1%, 2 to 3%, 60-65% ये हो गया, ठीक है। अगर हम इसी साल नीट में पूछा है इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, तो बताओगे कैसा न्यूक्लियस होता है। एनसीईआरटी में डायग्राम जरा देख लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलो और डायग्राम देखो। ये देखिए इयोसिनोफिल है और इयोसिनोफिल का न्यूक्लियस ये बना हुआ है। अगर हम दूसरे कलर से दिखाएं, ये ऐसा है, ठीक है। बेसोफिल का तो न्यूक्लियस दिख ही नहीं रहा कैसा है, न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस दिख रहा है, ऐसा बना हुआ है। तो देखो 3 लोब दिखाई पड़ रहे हैं। और मोनोसाइट का देखो जरा, ऐसा दिख रहा है। और लिम्फोसाइट का देखो ऐसा ही दिख रहा है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसा दिख रहा है। अगर ध्यान से देखें तो इयोसिनोफिल का 2 लोब का दिख रहा है, न्यूट्रोफिल का मल्टी लोब दिख रहा है, मोनोसाइट का किडनी शेप दिख रहा है, इसका राउंडेड शेप दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा है। तो इसका नहीं दिख रहा, इसका एस शेप होता है, तो वहां लिखते हैं। इसका होता है एस शेप, इसका होता है बाइलोब्ड, इसका होता है मल्टीलोब्ड, इसका राउंडेड, और इसका किडनी शेप। तो सबके न्यूक्लियस याद होने चाहिए। इसी साल मैचिंग में स्टेटमेंट में आ गया था कि इयोसिनोफिल हैव एस शेप न्यूक्लियस, ऐसा नहीं हो सकता है। एस शेप किसका है, बेसोफिल का। अगर आप इस डाटा पर नजर डालें, अगर आप इस डाटा पर नजर डालें तो जरा बताओ सबसे ज्यादा कौन सी, सबसे कम कौन सी है। सबसे कम बेसोफिल और सबसे ज्यादा, ठीक है। जरा हम साइज भी लिखे लेते हैं। इसका साइज होता है 8 म्यू, इसका होता है 10 म्यू, इसका होता है 12 म्यू, इसका होता है 16 म्यू, और इसका होता है 20 म्यू। तो साइज वाइज अगर देखें तो आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी कौन सी है, मोनोसाइट, और सबसे छोटी, तो देखो जरा 2-3 क्वेश्चन बता दो साफ साफ। अगर आपसे परसेंटेज वाइज आर्डर पूछ लिया जाए, आर्डर अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, तो बताओ। तो सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, उससे कम न्यूट्रोफिल से कम है लिम्फोसाइट, फिर उससे कम मोनोसाइट, उससे कम इयोसिनोफिल, और उससे कम एक, तो ये याद कर लो, ठीक है। इस हिसाब से मोस्ट एबंडेंट कौन सी, तो मोस्ट एबंडेंट कौन सी बताओगे, न्यूट्रोफिल। और लीस्ट एबंडेंट, तो कौन सी बताओगे।
बेसोफिल बताओगे। ठीक है, आर्डर अकॉर्डिंग टू साइज, साइज के हिसाब से जरा बताओ बेटा आर्डर। सबसे बड़ी मोनोसाइट, उससे छोटी लिम्फोसाइट, उससे छोटी न्यूट्रोफिल, उससे छोटी इयोसिनोफिल, उससे छोटी बेसोफिल। ठीक है, तो लार्जेस्ट कौन सी है? लार्जेस्ट कौन सी और स्मॉलेस्ट कौन सी? कौन सी? बेसोफिल। तो ये दो क्वेश्चन और निकल आए कि लार्जेस्ट कौन सी, स्मॉलेस्ट कौन सी है, आर्डर कौन सा है। ठीक है, तो परसेंटेज वाला आर्डर तो आप बिल्कुल याद ही रखोगे, उसको तो भूलोगे नहीं। 0.5 से 1% बेसोफिल, फिर 2 to 3% इयोसिनोफिल, उसके बाद न्यूट्रोफिल 60 to 65% और लिम्फोसाइट 20 to 25% और मोनोसाइट 6 to 8%। जो परसेंटेज दिया है वो भूलेंगे नहीं, एनसीईआरटी में दिया है, आपसे पूछेगा। अब आता है फंक्शन, एक एक का फंक्शन है। बेसोफिल का फंक्शन तो एनसीईआरटी में जो लिखा वो उतना याद रखेगा, उसी से काम चलेगा। ये सिक्रीट करेंगे क्या? हिस्टामिन कामा हिपैरिन और क्या? सीरोटोनिन। और किसमें इन्वॉल्व होंगे? इन्वॉल्व इन किसमें इन्वॉल्व होंगे? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। किसमें इन्वॉल्व है? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व है। बस दो ही क्वेश्चन याद रखना है। इसी तरीके से इयोसिनोफिल, ध्यान से सुनेंगे, एनसीईआरटी में दो शब्द लिखे हैं, लिखा है रेजिस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को रोकेगी और एसोसिएट है विद एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन से कौन एसोसिएट है? इयोसिनोफिल। एलर्जी के बारे में दो बातें अलग से हमको पढ़ लेनी है। देखो होता क्या है कि जो बेसोफिल है ये निकालती है क्या? हिस्टामिन। और इसी से होता क्या है? एलर्जी। लेकिन जो इयोसिनोफिल है इसकी जिम्मेदारी है कि ये एब्जॉर्ब कर लेती है क्या? ये एब्जॉर्ब कर लेती है हिस्टामिन। और जब हिस्टामिन को एब्जॉर्ब कर लेगी तो घटा देगी क्या? एलर्जी। तो एलर्जी घटाने वाली कौन सी सेल है? तो आंसर देंगे क्या? इयोसिनोफिल। और बढ़ाने वाली कौन सी सेल है? बेसोफिल। ठीक है, तो ये तो अलग से कहानी है, एलर्जी में डिटेल में पढ़ेंगे। वापस आ जाओ। तीसरी है न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल के साथ मोनोसाइट एक साथ में पढ़ी जाती हैं। इन दोनों की खास बात यह है कि ये दोनों फैगोसाइटिक सेल हैं।
फाइगोसाइटिक ब्लड सेल हैं तो होता क्या है, ये डिस्ट्रॉय कर देंगी। अगर कोई पैथोजन हमारे शरीर में आया तो उसको ये खा लेती हैं, तो इंगल्फ पैथोजन, पैथोजन को खा लेंगी, पैथोजन मारा जाएगा, तो ये इंगल्फ कर लेंगे। पैथोजन या फॉरेन ऑर्गेन, तो अगर कोई फॉरेन ऑर्गेन हमारे शरीर में आ गया तो उसको खा लेंगी, और इस प्रोसेस को कहेंगे क्या, फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस कौन करेंगे, यही फैगोसाइटिक सेल होती हैं। बस एक अलग से बात याद रखनी है, देखो क्या, ये न्यूट्रोफिल हैं और ये मोनोसाइट हैं, ये दोनों फैगोसाइटिक सेल हैं, बस ये छोटी होती है, स्मॉल फैगोसाइटिक सेल, और ये लार्ज फैगोसाइटिक सेल। इसी नाते न्यूट्रोफिल को और इसी नाते मोनोसाइट को नाम बदल देते हैं। न्यूट्रोफिल को कहते हैं माइक्रोफेज और इसको कहते हैं माइक्रोफेज। तो एक माइक्रोफेज है और एक माइक्रोफेज है, इसको मैक्रोफेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़ी सेल होती है, और इसको माइक्रोफेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये छोटी होती है। ठीक है, एक स्पेशल सवाल है, न्यूट्रोफिल को PMNL भी कहा जाता है। फुल फॉर्म है पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। PMNL पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, वास्तव में इसको किलर सेल भी कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, फिर आता है लिम्फोसाइट के बाद बचा क्या, हाँ लिम्फोसाइट ही बचा। ध्यान से सुनेंगे, लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती हैं, एक का नाम बी लिम्फोसाइट और एक का नाम टी लिम्फोसाइट, और ये दोनों इन्वॉल्व हैं किसमें, इम्यून रिस्पांस में। तो ये दोनों इम्यून रिस्पांस में इन्वॉल्व हैं, बी लिम्फोसाइट भी और टी लिम्फोसाइट। अब सवाल है बी कहां से आ गया, टी कहां से आ गया, उसका अलग से कुछ कॉन्सेप्ट है, वो भी देख लेते हैं। देखो क्या है, होता क्या है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन वो जगह होती है, लिम्फॉइड ऑर्गन वो जगह होती है जहां लिम्फोसाइट बनते हैं। तो यहां से बनेंगे लिम्फोसाइट, लेकिन जो लिम्फोसाइट बनते हैं वो इमैच्योर होते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से होते हैं, आगे इम्यूनिटी पढ़ेंगे, वहां डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इमैच्योर होते हैं। लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन इनका मैच्योरेशन कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। तो इनका मैच्योरेशन अगर करेंगे बोन मैरो पर, अगर इनका मैच्योरेशन बोन मैरो पर करेंगे और वहां से मैच्योर होके निकलेंगे तो इनके नाम के आगे लग जाएगा बी लिम्फोसाइट। और अगर इनका मैच्योरेशन हो जाए,
अगर इनका मैचुरेशन हो जाए कहाँ, थाइमस पर, और वहां से मैच्योर होके निकलेंगे तो नाम हो जाएगा टी लिम्फोसाइट। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि टी लिम्फोसाइट का जो टी है वो कहां से आया है, टी लिम्फोसाइट का टी कहां से आया है, तो बी लिम्फोसाइट का बी, बस हो जाएगा गलत। बी लिम्फोसाइट का बी कहीं और से आया है। कहां से, एक शब्द है जिसका नाम बर्सा फेब्रिकस है। बर्सा फेब्रिकस नाम का स्ट्रक्चर बर्ड में पाया जाता है। सबसे पहले ये कहानी यहीं खोजी गई, तो वहीं से क्या आया, बी लिम्फोसाइट। अब वो अलग बात है कि बोन मैरो से भी क्या है, बी लिम्फोसाइट होता है, लेकिन बी शब्द आया कहां से है, बर्सा फेब्रिकस से आया है। और टी शब्द कहां से आया है, थाइमस से। कोई दिक्कत नहीं है। तो इम्यून सिस्टम में बी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होगी कि टी, तो कहोगे दोनों इन्वॉल्व होगी, चाहे बी हो चाहे टी। जरा पढ़ो एक बार डब्ल्यूबीसी, फिर पढ़ते हैं। देखो एनसीईआरटी में कैसे लिखा है,
पहली बात लिखी है, ल्यूकोसाइट को व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। और ये कैसी होती हैं, क्यों ये कैसी होती हैं? न्यूक्लिएटेड। हाँ, इनके नंबर कम होते हैं, औसत 6000 टू 8000। ल्यूकोसाइट जनरली क्या होती हैं? शॉर्ट लिव्ड। दो मेन कैटेगरी हैं, एक का नाम और एक का नाम एग्रेनुलोसाइट। न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल किसमें आएंगे? जबकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट किसमें आएंगे? न्यूट्रोफिल क्या है? क्योंकि परसेंटेज 60 टू 65। जबकि बेसोफिल क्या है? लीस्ट अबंडेंट परसेंटेज। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का परसेंटेज कैसी है? फैगोसाइटिक। और ये डिस्ट्रॉय करेंगे फॉरेन ऑर्गेनिज्म अगर हमारे शरीर में इंटर कर गया। बेसोफिल क्या करती हैं? निकालती हैं हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन, और इन्वॉल्व हैं किसमें? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इयोसिनोफिल परसेंटेज रजिस्ट करेंगे क्या? इन्फेक्शन, आर आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। लिम्फोसाइट 20 टू 25%। दो टाइप, कौन सी? बी और टी। बी और टी दोनों किसमें इन्वॉल्व हैं? इम्यून रिस्पांस ऑफ द बॉडी। चलिए, प्लेटलेट। प्लेटलेट कहो चाहे थ्राम्बोसाइट कहो, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। पहला सवाल, प्लेटलेट या थ्राम्बोसाइट को कहते हैं सेल फ्रैगमेंट। सेल फ्रैगमेंट या फ्रैगमेंट सेल, इनको सेल फ्रैगमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि फार्म बाई ब्रेकडाउन ऑफ, एक सेल है जिसका नाम मेगाकैरियोसाइट, और ये क्या है? एक लार्ज सेल है। कहां? बोन मैरो पर। बोन मैरो पर पाई जाने वाली एक बड़ी सी सेल जिसका नाम मेगाकैरियोसाइट है, और इसके ब्रेकडाउन से बनती, इसी नाते इनका नाम सेल फ्रैगमेंट है। चूंकि सेल के टूटने से बनी है, इसी नाते ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। इनका नंबर लगभग 1.5 लाख से लेकर के कितना, 3.5 लाख, 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ क्या होता है? ब्लड। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इनका नंबर घट जाए तो उसके लिए एक शब्द है, थ्राम्बोसाइटोपिनिया। बहुत स्पेशल सवाल है। जो प्लेटलेट होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब ये प्लेटलेट का जब ब्रेकडाउन होता है तो बहुत सारे सब्सटेंस निकलते हैं, जो कि इन्वॉल्व होते हैं
ब्लड क्लॉटिंग में जो बहुत सारे सब्सटेंस निकले, इसमें एक का नाम आपको याद रखना है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये फैक्टर थर्ड है। अभी आगे ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, ये फैक्टर थर्ड है। तो जब प्लेटलेट टूटती हैं तो निकलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो जरूरी है किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। इसी नाते अगर प्लेटलेट का नंबर घट जाए, अगर प्लेटलेट का नंबर घट जाए तो क्या ये रिलीज हो पाएगा, नहीं। तो क्या प्रॉपर ब्लॉटिंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है कि अगर इसका नंबर घट जाएगा तो डिफेक्टेड हो जाएगी ब्लड क्लॉटिंग। तो अगर कहीं चोट लग गई और खून बह रहा है तो फिर क्लॉटिंग होगी नहीं, खून बहता रहेगा, और अगर बहता रहेगा तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट होगा क्या, इसका रिजल्ट हो जाएगा एक्सेसिव लॉस ऑफ क्या, ब्लड। तो ये पूछा गया है कि अगर इसका नंबर घट जाए तो क्या होगा, तो कहोगे एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा, क्योंकि क्या गड़बड़ हो जाएगी, ब्लड क्लॉटिंग गड़बड़ हो जाएगी। बाकी डिटेल में हम लोग ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ेंगे, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट को फ्रेगमेंट सेल कहते हैं क्योंकि ये ब्रेकडाउन से बनती है, किसके, मेगा कैरियोसाइट से, जो कि बड़ी सी सेल है कहाँ, बोन मैरो में। नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, इसका नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, 1.5 लाख से 3.5 लाख के आसपास होता है। नंबर घटेगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। नंबर कब घटता है, तो नंबर घटता है डेंगू में। तो जब डेंगू फीवर होता है, जब डेंगू फीवर होता है तो प्लेटलेट का नंबर घट जाता है, और अगर नंबर घटेगा तो क्या दिक्कत आएगी, ब्लड क्लॉटिंग, फिर क्या हो जाएगा, एक्सेस लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड। ठीक है, बस आज इतना ही, पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर पर अगला कंप्लीट कराएंगे।